मैं हूँ संजय और आपका स्वागत करता हूँ इनोवेटिव एकेडमी में। नेक्स्ट प्रीवियस लेसन में, प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा था, प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था, इसके आगे हम आगे आएंगे। नीड, इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग एट बिजनेस फर्म एंड इंटरप्राइज लेवल। पिछली बार जो हमने सीखा था वो इसके बारे में था। वो नेशनल लेवल पे था और ये जो है ये इंटरप्राइज लेवल पे है, फर्म लेवल पे है। सबसे पहले दिया है रेप्यूटेशन, एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग फॉर द बिजनेस लेवल और फर्म लेवल और इंटरप्राइज लेवल में सबसे इम्पोर्टेंस आता है रेप्यूटेशन का, क्योंकि एन ऑर्गेनाइजेशन विच अंडरटेक्स एक्सपोर्ट्स कैन ब्रिंग फेम to its name not only in the export market but also in the home market. For example, firms like Philips, HLL, Glaxo, Sony, Coca-Cola, Pepsi enjoy international reputation. क्योंकि रेपूटेशन जो है वो जब अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट करता है तो वो अपना ही नहीं बल्कि सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि अपना जो नाम है अपने लोकल एरिया में भी अपना नाम फेमस करता है। तो वैसा ही ये इस बारे में भी दिया है, ठीक है। सेकंड है ऑप्टिमम प्रोडक्शन, पहले लिख लेते हैं। ये था नेशनल लेवल के लिए। और ये जो आएगा सेकंड वाला, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ध्यान से, क्योंकि ये एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल द पॉइंट। ओके, यहाँ पर हमें देखना है बिजनेस फर्म इंटरप्राइज लेवल, बिजनेस फर्म और एंटरप्राइज लेवल। ओके, वेल, नेक्स्ट रेपुटेशन है पहला। फर्स्ट है आपका रेप्यूटेशन, दूसरा आपका है ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ऑप्टिमम प्रोडक्शन। अभी ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्या होता है? अ कंपनी कैन एक्सपोर्ट इट्स एक्सेस प्रोडक्शन आफ्टर मीटिंग डोमेस्टिक डिमांड। कंपनी अपना जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट कर सकती है अगर उसका जो डोमेस्टिक डिमांड है अगर कम हो जाए, तो ये भी बराबर है, क्योंकि ये ऑप्टिमम का मतलब ही वो है कि जितना आपको चाहिए उतना रखेंगे, बाकी का एक्सपोर्ट कर देंगे, उससे अपना और देश का दोनों का भला होगा। इसमें आगे है दस द प्रोडक्शन कैन बी कैरिड ऑन अप टू द ऑप्टिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, बरोबर ना। सो दिस विल रिजल्ट इन इकोनॉमी एट लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बरोबर। यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भाई व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ और एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग किस लेवल पे चाहिए अपन को? बिजनेस, नहीं तो फर्म, नहीं तो एंटरप्राइज लेवल पे अगर आपको कोई एडवांटेज मिल रहा है तो कौन से एडवांटेज है? एक तो आपका हो गया रेप्यूटेशन और दूसरा है ऑप्टिमम प्रोडक्शन। तो तीसरा पॉइंट आपका जो आता है वो है स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। जैसे कि हमने नेशनल लेवल पे देखा था, वहाँ भी मतलब इंटरप्राइज लेवल में भी वही आ गया, ठीक है। तो लिख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमम प्रोडक्शन, लिख लिया। थर्ड है आपका स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, ये लिख लेते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। 21 लिख रहा हूँ क्योंकि अपने दिमाग में चले जाए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ फर्म एंगेज्ड इन डोमेस्टिक as well as export marketing can spread its marketing risk in two parts. अगर कोई फर्म डोमेस्टिक अदरवाइज एक्सपोर्ट मार्केटिंग कर रहा है, उसने अपना जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग का जो रिस्क है उसे उसने दो भाग में बांट दिया है। ओके, द लॉस इज़ वन पार्ट, अगर एक पार्ट में लॉस होता है दैट इज़ इन वन एरिया ऑफ मार्केटिंग,
कैन बी कंपेंसेटेड बाय द प्रॉफिट अर्न इन द अदर पार्ट। बराबर ना, अगर एक साइड में अगर नुकसान होता है तो दूसरा पार्ट वहाँ से कंपेंसेशन निकाल के अपने आप को प्रॉफिट दिखा सकता है। दैट इज़ द थिंग, थर्ड पॉइंट। फोर्थ है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अभी ऑब्लिगेशन क्या होता है पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ओके, सम एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन सर्टेन कंसेशंस एंड फैसिलिटीज ओनली व्हेन दे एक्सेप्ट सर्टेन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। अगर कुछ रूल्स रेगुलेशन अगर वो फॉलो करता है कुछ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे कंसेशन दी गई है, उसे कुछ फैसिलिटी दी गई है। लार्ज स्केल एक्सपोर्ट्स आर नीडेड टू ऑनर सच एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस इन इंडिया। यूनिट्स इन द SEZS, FTZS are expected to honor such export obligation against special concessions offered to them। अभी इंडिया में भी जैसे यूनिट ऑपरेटिंग कर रहे हैं SEZ का, FTZ का, और ये सब को एक्सपेक्टेड है, इनसे एक्सपेक्टेड है कि वो ऑनर करे इन एक्सपोर्ट रूल्स रेगुलेशंस का, ताकि उन्हें कंसेशन मिले। तो ये आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आ गया, ये फ़ायदे हो गए, लिख लेता हूँ मैं। फोर्थ है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अब है आपका पांचवा पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इम्प्रूवमेंट किस में, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी में, उनके जो काम करने का तरीका है उसमें उसका इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड द एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद फॉरेन मार्केट्स एनेबल द एक्सपोर्टर्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। रिसर्च करना, ट्रेनिंग एंड द एक्सपीरियंस, को जो एक्सपीरियंस मिली है डीलिंग करते वक्त फॉरेन मार्केट से, तो उसे बहुत सारी इंटरनल यानी कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी है उसमें बहुत उन्हें फ़ायदा हो जाता है। लिख लूँ इम्प्रूवमेंट कॉपी होता है क्या? अच्छा रहेगा कॉपी होता है। वेरी गुड, कॉपी हो जाता है। ओके, इसे मैं कट कर देता हूँ, छप गया। अभी छठा है अपने पास इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, व्हाट डज दिस मीन? क्या है इसका मतलब भाई? क्या इससे प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड बढ़ जाती है? आई डोंट नो, लेट्स चेक। एन एक्सपोर्ट फर्म हैज़ टू मेंटेन एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स इन क्वालिटी इन ऑर्डर टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ओके, मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो बना हुआ है, क्वालिटी स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो एक्सपोर्ट फर्म को वो मेंटेन करना होगा और उसको इम्प्रूव करना होगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसका डिमांड नहीं आएगा मार्केट में और उसका जो प्रोडक्ट है वो वैसा ही रह जाएगा और उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर्स इन द होम मार्केट एज वेल एज इन इंटरनेशनल मार्केट कैन एंजॉय बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। एग्जैक्टली, है ना। तो इसके रिजल्ट की वजह से जो मार्केट जो एडिशनल जो बाहर है यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में है और एज वेल एज होम मार्केट में, दोनों को उसका फ़ायदा हो जाएगा, है ना। सेवेंथ पार्ट, इसको मैं लिख लेता हूँ मैं, सिक्स पार्ट को भी। सेवेंथ है लिबरल इंपोर्ट्स। अभी लिबरल इंपोर्ट्स क्या है, व्हाट डज दिस मीन? कहाँ चला गया? हाँ, organizations exporting on a large scale collect more foreign exchange which can be utilized for liberal import of new technology, machinery and components. This raises the competitive capacity of export organization. Clear? तो जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट ऑन अ लार्ज स्केल कर रही है विच कैन बी यूटिलाइज फॉर लिबरल इंपोर्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो एक प्रकार का यूटिलाइज कर रही है और वो लिबरल इंपोर्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कर रही है अपने यहाँ, मतलब उसके और नए नए तरीके से वो सीख रही है, बराबर ना। तो दिस रेजेज द कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, तो उसका जो एक कॉम्पिटिटिव का जो नज़रिया है वो बढ़ जाता है अगर उन्हें कंटिन्यूसली अगर वो एक्सपोर्ट करती रहे, तो उसका एडवांटेज ये भी है। चलो, आठवां पॉइंट है आपका फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल बेनिफिट्स, बराबर। ये लिख लें इम्पोर्ट, ये भी भाई फायदेमंद है। ओके, आठवां है financial and non-financial benefits. In India, exporters can avail a number of facilities from the government. For example,
अब एक्सपोर्टर्स कैन गेट DBK टैक्स एग्जेम्पशन, ओके, इन सब फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद दे कैन ऑल्सो गेट असिस्टेंट फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन सच एज APCS, IIP एक्सेट्रा, है ना। तो ये 8वां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो सब के जो शॉर्ट फॉर्म है सब याद लिखने पड़ेंगे यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ भी आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उसका मीनिंगफुल यानी कि जो इम्पोर्टेंट ये है कंसेप्ट है वो पूछ सकते हैं भाई, इसका मतलब क्या है, इसका क्या ऑपरेशन क्या है, कौन से क्षेत्र में इसका यूज़ होता है। सो ऑल दिस विल बी वेरी मच लाइक इम्पॉर्टेंट, यू नो। एंड नौवा ऐसा बता रहा है कि हायर प्रॉफिट्स, जाहिर सी बात है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट एनेबल्स अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अर्न हायर प्राइजेस फॉर गुड्स। इफ द एक्सपोर्टर्स ऑफर क्वालिटी प्रोडक्ट्स they can charge higher prices than those charged in the home market and thereby raise the profit margin। बराबर ना, अगर एक्सपोर्ट अपना बिजनेस को हाई प्राइसेस के लिए अगर बेच रहा है तो मतलब एक्सपोर्ट, इफ द एक्सपोर्टर ऑफर क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर एक्सपोर्टर अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहा है मतलब बाहर ऑफर कर रहा है, सो दे कैन चार्ज हाई प्राइसेस नो एंड दोज चार्ज इन द होम मार्केट एंड देयरबाय रेज द प्रॉफिट मार्जिन, और वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देगा, है ना। तो ये आपका 9 पॉइंट हायर प्रॉफिट के लिए है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये भी लिख लो 9वां पॉइंट। चलो अभी हम जाते हैं चेक योर प्रोग्रेस, जरूरत तो नहीं है आपको, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में क्लियर हो ही गया रहेगा, आप उसके दोनों मुद्दे लिख सकते हैं, एडवांटेज, उसके क्या क्या बेनिफिट है नेशनल लेवल पे और किस लेवल पे, अपना एंटरप्राइज लेवल पे, है ना, दोनों भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। उसके बाद है एक्सपोर्ट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंट्रीज वेदर डेवलप और अंडर डेवलप। हाँ, ये तो मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के। जो डेवलप है वो नई नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेगा, लिबरल जो मैं आपको बताया था। और अंडर डेवलप के लिए क्यों, क्योंकि अंडर डेवलप अगर नहीं आएगा उस लेवल पे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग करने नहीं आएगा एक्सपोर्ट मार्केटिंग, तो उसका देश को बहुत नुकसान होगा, वो उस कंपटीशन में खड़ा ही नहीं हो पाएगा, उससे बहुत इकोनॉमिक डिसएडवांटेज मिलेंगे, है ना। तो ये है आपका ये दो चीज़ का मुद्दा। तो अगर आप बारीकी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक दैट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू। ओके, नाउ हम जाते हैं 1.5 पे, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग। सिंपल सी बात है, अगर आपको देखना है कि दोनों में फ़र्क क्या है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग और डोमेस्टिक मार्केटिंग में और एक्सपोर्ट मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। अगर एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, बाहर देश में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उससे क्या बेनिफिट होगा, और डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, दोनों का देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम जाते हैं डोमेस्टिक में, यानी कि होम मार्केटिंग भी कह सकते हैं उसे, इसका मीनिंग क्या है ये भी आप एक तरह से यहाँ पर भी आप अगर देखो हाथोगे तो आपको एग्जाम में काम आएगा। डोमेस्टिक मार्केटिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी विद इन वन कंट्री ओनली। ये सब देश के लिए लागू है, किसी देश के लिए नहीं, सब देश के लिए, भारत के लिए नहीं, सबके लिए लागू है। तो डोमेस्टिक मार्केटिंग में क्या होता है, वो सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है, वो इन्वॉल्व करते हैं सेलिंग और बाइंग एक्टिविटी सिर्फ एक ही देश के अंदर, बल्कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है यानी कि जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, वो इंटरनेशनल मार्केटिंग कवर्स ऑल द कंट्री फॉर मार्केटिंग पर्पस। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी एट द ग्लोबल लेवल, बराबर ना। तो ये इसका मीनिंग था, जो डोमेस्टिक है वो देशों देश में करता है, और एक्सपोर्ट है वो बाहर देशों में, मतलब मल्टीपल देशों में वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है आपका नेचर। अभी कैसा नेचर है, डोमेस्टिक मार्केटिंग का क्या नेचर है और एक्सपोर्ट मार्केटिंग का क्या नेचर है। डोमेस्टिक मार्केटिंग इज वेरी इजी एंड सिंपल ड्यू टू सेवरल रीजन सच एज यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम, बराबर, लिमिटेड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, यूनिफॉर्म ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड शॉर्ट डिस्टेंसेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ये चार सिंपल चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सिंपल हो जाता है नेचर ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपना करेंसी सेम है, लिमिटेड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पर इतना टैक्सेस नहीं होंगे, इतने कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगे, मतलब कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं आएंगे। यूनिफॉर्म ट्रेड प्रैक्टिस हर जगह पे सेम प्रैक्टिस होगा। शॉर्ट डिस्टेंस भी बहुत कम होगा उसमें, शॉर्ट डिस्टेंसेज होंगे किलोमीटर्स के हिसाब से। बल्कि इंटरनेशनल मार्केटिंग डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू रीजन सच एज यूज़ ऑफ डिफरेंट करेंसीज। हर देशों के अलग अलग करेंसीज होते हैं, उसकी वजह से एक प्रकार का ये भी आपको तकलीफ देने के कारण हो सकता है। ट्रेड एक्सेप्शंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसकी वजह से भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी आपको मैंने बताया था ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बारे में, जो रूल्स जो फॉलो बनाया है ट्रेडिंग ब्लॉक्स हर देशों ने, वो भी आपको मैंने सिखाया था पिछले लेक्चर में। तो यही वो है, एक मिनट,
तो एब्सेंस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स प्रोवाइड एम्पल स्कोप फॉर एक्सपेंशन इन डोमेस्टिक मार्केट एक्टिविटीज़। अभी ट्रेडिंग ब्लॉक्स अपने देश के लिए तो लागू नहीं है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स भी नहीं है, सो ये हमें हमारे मतलब बिजनेस एक्सपांड करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। बल्कि ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड टैरिफ आर एग्जिस्ट इन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड हेंस दे रेस्ट्रिक्ट फ्री ट्रेड, मतलब जो फ्री ट्रेड होना चाहिए उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है एमंग द कंट्रीज। सो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में थोड़ा नुकसान है। अभी फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं, लाइसेंसिंग एंड प्रोसीजर्स। इट इज़ फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग एंड लेंदी प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज, दिस ब्रिंग्स सम इन ट्रेडिंग ऑपरेशन। तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, और लेंथी प्रोसीजर भी नहीं है। सो फॉर्मेलिटीज, दिस ब्रिंग्स सिंपल इन ट्रेडिंग ऑपरेशन। बट एक्सपोर्ट मार्केटिंग में इट इन्वॉल्व्स लाइसेंसिंग, परमिशंस एंड लेंथी प्रोसीजर्स। ओके, दिस मेक्स मार्केटिंग ऑपरेशंस कॉम्प्लिकेटेड, टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट। ये सब चीज़ें आपको मालूम है, इसमें बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। लाइसेंसिंग की वजह से, परमिशंस की वजह से आपका गुड्स अगर किसी बंदर पे रुक गया है तो आपको उसको लाइसेंसिंग प्राप्त करने के लिए बहुत टाइम लगता है। नाउ फिफ्थ है आपका एनवायरमेंट चेंजेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एनवायरमेंट क्रिएट लिमिटेड इफेक्ट्स ऑन डोमेस्टिक मार्केटिंग। अगर आप एक ही देश में अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो उसका जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल सोशल एनवायरमेंट है वो उसका ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं करेगा। बल्कि अगर आप इस एक्सपोर्ट मार्केटिंग में करोगे तो वहाँ पर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल फार रीचिंग इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि सब जगह का अलग अलग सिचुएशन हो सकता है ना। अभी सिक्स्थ है रिस्क इन ट्रेड। द रिस्क इन्वॉल्व इज लिमिटेड ड्यू टू लिमिटेड एरिया ऑपरेशन। हाँ, यहाँ पर एक रिस्क है कि यहाँ पर अपने पास एरिया लिमिटेड है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पर है और यूनिफॉर्म रूल्स एंड लॉज है, तो ये थोड़ा रिस्क है। बट यहाँ पर रिस्क नहीं है। द रिस्क इन्वॉल्व्स ड्यू टू वास्ट एरिया ऑपरेशन। यहाँ पर रिस्क ऐसा है कि आपके पास बहुत समुंदर की तरह ऑपरेशन के लिए जगह पड़ जाता है। हाईली सेंसिटिव नेचर ऑफ मार्केट्स, और सेंसिटिव भी हो सकता है कि वहाँ पर दंगा फसाद होने के चांसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नाउ सेवंथ है आपका कंपटीशन हो सकता है। इट इज़ नॉट हाईली कॉम्पिटिटिव, द स्कोप फॉर कॉम्पिटिशन इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू यूनिफॉर्म बिजनेस एनवायरनमेंट। जो कंपटीशन होता है यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतना हाईली कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्योंकि अपनी मार्केट है, अपना ही देश है, कहीं से भी चल सकता है। द स्कोप फॉर कॉम्पिटिशन इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू यूनिफॉर्म बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि ये इसलिए रुक गया है कि अपने पास यूनिफॉर्म बिजनेस एनवायरनमेंट बना हुआ है। बल्कि जो आउटसाइड है यानी कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, इट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव, डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। वहाँ पर एक ही देश नहीं, वहाँ पर बहुत सारे देश है जो रोज़ इकोनॉमिक स्टेजेस पे अलग अलग चलते हैं ना। अपने पास आठवां पॉइंट है गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफियरेंस भी होती है। लिस्ट इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पर कम है और एक्सपोर्ट में ज़्यादा है।